कल जब 2025 चुपचाप बीत गया तो उसके साथ ही एक और चुप्पी हमारे भीतर उतर आई। जैसे साल के बदलने की आवाज़ में कोई खिड़की बहुत धीरे से बंद हो गई हो। उसी खिड़की के पीछे हिंदी का एक ऐसा स्वर रह गया जो कभी ऊंचा नहीं हुआ, लेकिन जिसकी ध्वनि पूरी दुनिया में सुनाई पड़ती थी। विनोद कुमार शुक्ल अब हमारे समय में नहीं है। अगर होते तो 1 जनवरी को अपना 89वां जन्मदिन मनाते, लेकिन वे ऐसे थे कि जन्मदिन मनाने से ज़्यादा किसी दिन को बिना बताए बीत जाने देते। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। जरूरी बात में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले जब विनोद कुमार शुक्ल को उनके घर में ज्ञानपीठ पुरस्कार आया तो उन्होंने कोई लंबा चौड़ा वक्तव्य नहीं दिया, कोई बड़ी बात नहीं कही। उन्होंने एक कविता पढ़ी। सबके साथ हो गया, अपने पैरों से नहीं, सबके पैरों से चल रहा हूँ, अपनी आंखों से नहीं, सबकी आंखों से देख रहा। जागता हूँ तो सबकी नींद से, सोता हूँ तो सबकी नींद में। मैं अकेला नहीं, मुझ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी है। मुझे ढूंढो मत, मैं सब लोग हो चुका हूँ। मैं सबके मिल जाने के बाद आखिर में मिलूंगा, या नहीं मिल पाया तो मेरे बदले किसी से भी मिल लेना। जैसे जीवन के सबसे बड़े सम्मान पर भी कविता ही उनका सबसे सहज उत्तर हो। कविता में उन्होंने कहा था कि वे अकेले नहीं हैं, उनके भीतर लोगों की भीड़ है और अगर वे न मिले तो किसी और से मिल लेना। उस कविता को सुनते हुए ये महसूस नहीं हुआ कि कोई कवि बोल रहा है। लगा जैसे कोई बहुत साधारण आदमी अपने होने का बोझ हल्का कर रहा हो। अब जबकि वे सचमुच नहीं मिल पा रहे, तब समझ में आता है कि किसी और से मिल लेना कितना असंभव है। हर दूसरा मिलना दूसरे की तरह ही होगा, विनोद कुमार शुक्ल की तरह नहीं। हिंदी की पूरी पीढ़ी ने उनसे ये सीखा कि साधारण क्या होता है और ये भी कि साधारण के भीतर कितना असाधारण छिपा रहता है। उनकी कविता ने कभी हमें चौंकाया नहीं। उनकी भाषा में कोई सजावट नहीं थी, लेकिन उसी सादगी में ऐसा उजाला था जो देर तक आंखों में बना रहता है। एक बार उनसे पूछा गया था कि पहली कविता की कोई स्मृति है। वे थोड़ी देर चुप रहे, जैसे स्मृति को नहीं चुप्पी को टटोल रहे हो, और फिर बोले कि पहली कविता कभी होती ही नहीं। पहली कविता होते होते बहुत सारी कविताएं हो जाती हैं और जो लिखी जाती है वे अक्सर खुद ही खारिज हो जाती हैं। उनके लिए हर कविता दूसरी कविता थी और हर दूसरी कविता पहली कविता की तरह लिखी जाती थी। वे कहते थे कि वे आज भी कविता ऐसे लिखते हैं जैसे अभी अभी लिखना सीखा हो, जैसे हर बार शुरुआत करनी हो। शायद इसी वजह से उनके लिखे में कभी थकान नहीं आई। नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह, रबड़ की चप्पल पहनकर मैं पिछड़ गया। जाड़े में उतरे हुए कपड़े का सुबह 6 बजे का वक्त, सुबह 6 बजे का वक्त, सुबह 6 बजे की तरह। पेड़ के नीचे आदमी था, कोहरे में आदमी के धब्बे के अंदर वह आदमी था। लिखने का अनुभव उनके भीतर जमा नहीं हुआ, वह हर बार नएपन की तरह सामने आया
उनका घर एक ऐसा घर था जो हमेशा उनके साथ चलता रहा। माँ 9 साल की उम्र में जमालपुर से कानपुर आई थी और अपने साथ बंगाल का एक छोटा सा संसार बांध लाई थी। वही संसार विनोद कुमार शुक्ल के सामने खुलता रहा। टैगोर, शरद चंद्र, बंकिम, ये नाम उन्होंने किताबों से पहले माँ की आवाज़ में सुने। संयुक्त परिवार, बचपन में पिता की मृत्यु, घर के भीतर ही संसार को समझने की आदत, ये सब उनके स्वभाव में उतर गया। वे कहते थे कि वे शायद घर घुस ना रहे, लेकिन ये घर घुसना डर से नहीं, जीवन को बचाकर रखने की एक तरकीब थी। उनकी जीवन स्मृति में मुक्ति बोध एक ऐसे व्यक्ति की तरह आते हैं जिनकी रोशनी अब भी बुझी नहीं है। राजनांदगांव में पहली मुलाकात की बात करते हुए उनकी आवाज़ बदल जाती थी। शाम का धुंधल का जलता हुआ कंदिल और उस उजाले में आते हुए मुक्ति बोध, ये दृश्य जैसे उनके भीतर ठहर गया था। मुक्ति बोध ने ही उनकी कविताएं पहली बार दिल्ली तक पहुंचाई। वही 8 कविताएं उनकी पहली प्रकाशित कविताएं बनी। लेकिन उससे भी ज़्यादा गहरी स्मृति वह थी जब मुक्ति बोध ने उन्हें अपनी कविता सुनाई। आकाश पर लिखी एक लंबी कविता जो आज भी पूरी नहीं हुई है, जैसे कविता खत्म होकर भी खत्म ना हो। विनोद कुमार शुक्ल कहते थे कि जिंदगी एक ही होती है, बस वही अलग अलग रूप में लिखी जाती है। वे मानते थे कि लिखा हुआ सारा कुछ भोगा हुआ होता है। संदर्भ बाहर के होते हैं लेकिन अनुभव भीतर का होता है। इसलिए उनका लिखा किसी विधा में बंधता नहीं था, वह जीवन की तरह फैलता चला जाता था। घर उनके लिए किसी पते का नाम नहीं था। रायपुर में रहते हुए भी वे राजनांदगांव को अपने भीतर लिए चलते थे। दिल्ली में भी सुबह का सूरज उन्हें राजनांदगांव का लगता था, लेकिन अंत के दिनों में उन्होंने कहा था कि अब कोई ट्रेन राजनांदगांव नहीं जाती। ये वाक्य किसी भौगोलिक बदलाव का नहीं, समय के बदल जाने का बयान था। उनके लिखे में घर बार बार लौटता है, लौटने की जगह के रूप में राग की तरह। घर बाहर जाने के लिए नहीं, लौटने के लिए होता है। घर की तरफ लौटना पृथ्वी की तरफ लौटने जैसा है। 1937 में कृष्णा टॉकीज की शुरुआत वाले दिन उनका जन्म हुआ। बचपन में ही पिता चले गए। माँ की चिट्ठियाँ उन्होंने संभाल कर रखी। कहते थे कि आज भी मिल जाएं तो आज की चिट्ठी की तरह पढ़ता हूँ। पढ़ाई में वे कभी बहुत आगे नहीं रहे। 44% अंकों से मैट्रिक पास किया, लेकिन शायद यही असाधारण न होने का अनुभव उनके साथ रहा। कृषि की पढ़ाई, नौकरी, विश्वविद्यालय में अध्यापन, ये सब जीवन के साधारण काम थे जिनके बीच कविता चुपचाप चलती रही और उपन्यास भी। उनकी स्मृति किसी डायरी की तरह नहीं थी, वह एक पुराने घर के संदूक की तरह थी जिसमें बहुत कुछ बिना क्रम के रखा हुआ था। उनकी रचनाओं में समय अक्सर अपनी जगह छोड़ देता है, कहीं भविष्य झांकता है, कहीं बहुत पुराना अतीत। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद आया और उसके साथ ही हिंदी कविता में एक नई चुप्पी दर्ज हुई। बाद के संग्रहों में ये चुप्पी और गहरी होती गई। नौकर की कमीज ने हिंदी उपन्यास को एक अलग मोड़ दिया। उसमें कोई बड़ा नायक नहीं था, कोई नाटकीय संघर्ष नहीं था, बस एक आदमी था जो अपनी कमीज के साथ जीवन का हिसाब जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उनके उपन्यासों और कहानियों में यथार्थ और जादू अलग अलग नहीं है। साधारण के भीतर से जो चमक निकलती है वही उनका जादू है। हाथी पर बैठकर कॉलेज जाना किसी कल्पना जैसा लगता है, लेकिन वह उनका देखा हुआ सच था। वे केवल सपनों के लेखक नहीं थे। बस्तर, आदिवासी, किसान, विस्थापन, इन सब पर उन्होंने लिखा, लेकिन नारे की भाषा में नहीं। उनकी राजनीति नैतिक थी। वे मनुष्य और धरती के पक्ष में खड़े थे। शहर से सोचता हूँ कि जंगल क्या मेरी सोच से भी कट रहा है। जंगल में जंगल नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। शहर की सड़कों के किनारे के पेड़ों में होंगे। रात को सड़क के पेड़ों के नीचे सोते हुए आदिवासी परिवार के सपने में एक सेल्फी का पेड़ और बस्तर की मैना आती है, पर नींद में स्वप्न देखने की उनकी आंखें फूट गई हैं। परिवार का एक बूढ़ा है
वह अभी तक देख सुन लेता है, पर स्वप्न देखते हुए आज स्वप्न की एक सूखी टहनी से उसकी आंख भी फूट गई। उनकी कविताओं में आदिवासी एक श्रेणी नहीं, एक मनुष्य है, भूखा, डरा हुआ, लेकिन जीने की जिद से भरा। वे धीमी आवाज में सच कहते थे, शायद इसलिए वह आवाज देर तक सुनाई देती है। बच्चों के लिए लिखते हुए भी उन्होंने बच्चे को छोटा नहीं किया। बच्चा उनके यहाँ बराबरी का साथी है। दुनिया की कई भाषाओं में उनके अनुवाद हुए। ये बताता है कि वे किसी एक भाषा या भूगोल के कवि नहीं थे, वे मनुष्य के कवि थे। सम्मान और पुरस्कार उनके पास आए, लेकिन वे कभी उनके केंद्र में नहीं रहे। उनकी असली रोशनी उनकी सादगी में थी। लगभग 90 साल की उम्र में भी वे लिखते रहे, अस्पताल में भी। जैसे लिखना उनके लिए जीवन का विस्तार था, जीवन से अलग कोई काम नहीं। वे कहते थे कि पूरी जिंदगी एक ही कविता है जो टुकड़ों में लिखी जाती है, और वे उस कविता को बहुत संकोच के साथ लिखते रहे, जैसे पहली बार लिख रहे हों। उनकी कविताओं में पूर्ण विराम नहीं होता था, क्योंकि उनके लिए कुछ भी कभी पूरा नहीं होता था। सब कुछ होना बचा रहता था। अब जब वे नहीं हैं, तो भाषा के भीतर नहीं, हमारी स्मृति और अकेलेपन के बीच एक अजीब सी जगह बन गई है। वह जगह किसी पूर्ण विराम की नहीं है, वह एक ऐसी खामोशी की जगह है जिसमें विनोद कुमार शुक्ल अब भी बहुत धीरे, बहुत साधारण ढंग से कहीं लिख रहे होंगे। उनकी स्मृति को नमन।